नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया था और लास्टली अगर पिछले लेक्चर के लगभग एंड वाले पार्ट को आप याद करें तो हम लोगों ने कहा था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टेक्निक के रूप में हमारे सामने आया, जिसकी मदद से हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं और उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिटरमिन कर सकते हैं। लैटिस पैरामीटर क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या है, किस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है कि हेक्सागोनल लैटिस है, कैसा है। इन बातों का अंदाज़ा हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के टेक्निक से लगा सकते हैं। इसकी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। और क्यों एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़फुल है और एक्सरे को ही मोस्ट अप्रोप्रिएट या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन आर दी मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक्स टू डील विथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ऐसी बातें क्यों हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिंट किया था कि ऑप्टिक्स में हम लोग ग्रेटिंग से डिफ्रैक्शन की बात करते हैं और जैसे ग्रेटिंग में बहुत सारे स्लिट्स वन आफ्टर द अदर बीच में छोटे छोटे ओपेक स्पेसेज से सेपरेटेड होते हैं और जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है, अगर उस वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, तो हमें उस लाइट का वेव कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है और हर स्लीट से निकलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स स्क्रीन के हर पोजीशन पर पहुंचते हैं सर्टेन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस के साथ और इंटरफेयर करके एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाते हैं, जिसको कि हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर में जो लैटिस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन होता है, जो डिफरेंट लैटिस पॉइंट पर बेसिस अटैच्ड हैं, अगर बेसिस के रूप में हम एज्यूम करें कि जस्ट एटम्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है वो एंगस्ट्रम्स यूनिट्स के ऑर्डर का होता है और एक्सरे का वेवलेंथ उसके ऑर्डर का है, उसके साथ मैचिंग है, इसलिए वो ग्रेटिंग एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। और जब हम इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड पर कोई एक्सरे इंसिडेंट करवाते हैं तो हर बेसिस, हर लैटिस साइट पर जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, वो एक स्कैटरर की तरह बिहेव करता है। वो इंसिडेंट लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर ऑल डायरेक्शंस में री रेडिएट करेगा और डिफरेंट स्कैटरर्स से रेडिएटेड जो लाइट होता है वो कहीं पर जा कर के अगर इंटरफेयर करें तो हमें एक इंटेंसिटी कुछ मिलेगी, और अगर उनके बीच का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो एक पर्टिकुलर एंगल पर हमें हाई इंटेंसिटी मिलता है और हाई इंटेंसिटी पिक्स मिलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में सर्टेन एंगल्स पर। इस तरह का हम लोग दिखाते हैं ना एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर एक एक्सिस पर 2 थीटा प्लॉट करें और एक एक्सिस पर ऐसे इंटेंसिटी प्लॉट करें, तो अगर आपने देखा होगा तो इस तरह के डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिलते हैं हमें XRD ग्राफ के अंदर में। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये मामला जितना सिंपली मैंने बता दिया,
अंदर में बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और ब्यूटीफुल है, रोचक है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड क्रिस्टल एट डिफरेंट लैटिस साइट्स, जो डिफरेंट लैटिस साइट्स पर बेसिस है, और उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर जब कोई एक्सरे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है एक्चुअली उस क्रिस्टल के अंदर में डिफरेंट लैटिस साइट्स पर वो स्कैटरर्स किस तरह से सेकेंडरी वेवलेट्स निकालते हैं और वो कहीं पर जा कर के किस तरह से एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर पाता है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। हम लोग ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन में भी ये बात पढ़ते हैं कि डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मिलती है दैट इज़ ए काइंड ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो थोड़ी उसकी गहराई में जाने की कोशिश हम लोग करते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिफरेंट स्कैटरर्स से स्कैटर्ड लाइट क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर डिफरेंट लैटिस साइट्स पर प्रेजेंट जो स्कैटरर्स हैं, उन स्कैटरर्स से स्कैटर्ड जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो किस तरह से किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरफेयर कर करके एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। उसकी फिजिक्स को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे और वो रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्सेप्ट का एक प्रीटेक्स्ट होगा, एक बुनियाद होगा, और वहीं से रेसिप्रोकल लैटिस की धरातल बनेगी और हम समझ पाएंगे कि ये रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और किस चीज़ को हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं और ये कैसे डिफाइंड है। क्या ये इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ कोई लैटिस है, क्या ब्रेवे लैटिस से बिल्कुल अलग तरह का ये कोई चीज़ है। तो इन बातों को भी हम डिटेल्ड समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे मैंने एंड में लगभग आपको बताया था कि एक एक्सरे का सोर्स होगा और इस सोर्स से जो एक्सरे रेडिएशंस निकलेगी, मान लीजिए कॉपर के अल्फ़ा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कॉपर के अल्फ़ा एक्सरे का सोर्स है और इस सोर्स से निकलने वाले एक्सरे को हम अपने सैंपल पर, अपने क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाते हैं और एक डिटेक्टर हमारा होता है। तो इस सैंपल के अंदर में बहुत सारे स्कैटरर्स हैं डिफरेंट लैटिस साइट्स पर, और वो स्कैटरर्स हर दिशाओं में, इधर 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 हर दिशाओं में सेकेंडरी वेवलेट्स निकालेंगे और यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है जिसको कि हम अलग अलग एंगल्स पर प्लेस करके और रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस एंगल पर कितनी मिल रही है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो XRD का ग्राफ आप खींचते हैं तो उसमें ये डिटेक्टर किस एंगल पर है, उस थीटा के साथ उस एंगल पर कितनी इंटेंसिटी मिलती है, इन सारे के सारे सेकेंडरी डिफरेंट स्कैटरर से किसी पोजीशन पर पहुंचने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स को इंटरफेयर करने के वजह से उस इंटेंसिटी को इस वाई एक्सिस के ऊपर में दिखाते हैं और किस एंगल पर उतनी इंटेंसिटी मिल रही है उस एंगल को इस एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं। सो व्हाट एक्चुअली इज द फिजिक्स ऑफ दिस इंटायर एक्सरे स्कैटरिंग प्रोसेस, एक्सरे स्कैटरिंग प्रोसेस। देखिए, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आपको पता है कि किसी सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई एक सोर्स है और उस सोर्स से निकलने के बाद स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में एक्सपेंड करता है, प्रोपेगेट करता है, आगे बढ़ता है।
तो उस वेव का इक्वेशन, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में वो आगे बढ़ रहा है सोर्स से निकलने के बाद, तो किसी गिवन पोजीशन r पर किसी गिवन टाइम t पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और वहां पर उस पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये सारी बातें हम उस मीडियम में प्रोपेगेट करने वाले ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन से बता सकते हैं। और इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर स्पेस में प्रोपेगेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर r, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की ही बात करें एट पोजीशन वेक्टर r एट टाइम t, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं E0 e टू दी पावर i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा वाला i यूज करते हैं, i स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, वो वाला i है ये, i k डॉट r माइनस i ओमेगा t, ऐसा लिखते हैं। अगर ये प्लेन वेव है तब, ये प्लेन वेव का इक्वेशन है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E0 e टू दी पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा t, ये प्लेन वेव अगर होगा तब प्लेन वेव का इक्वेशन ये है। और अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, अगर स्फेरिकल ही वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोर्स से हम काफी ज्यादा डिस्टेंस पर की बात कर रहे हैं, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का कोई भी छोटा सा पार्ट एक प्लेन की तरह दिखेगा और तब हम कहेंगे कि इट इज ए प्लेन वेव फ्रंट और प्लेन वेव। तो ये प्लेन वेव होगा तो इक्वेशन ऐसा होगा, और अगर स्फेरिकल वेव होगा तो सिर्फ मॉड r से ये डिवाइड हो जाता है। तो क्या है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, E0 e टू दी पावर i k डॉट r इंटू e टू दी पावर माइनस i ओमेगा t। तो ये जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, दिस टाइम डिपेंडेंट टर्म, दिस टाइम डिपेंडेंट टर्म इज इम्प्लिसिटली प्रेजेंट, ये ऑलवेज प्रेजेंट होगा, ये इम्प्लिसिटली प्रेजेंट इन वेव इक्वेशन। और अगर हमें स्पेस के किसी गिवन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, या स्पेस के किसी गिवन पोजीशन पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने की जरूरत होगी, तो हम लोग बार बार इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ स्पेशियल टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है, स्पेशियल पार्ट ऑफ दिस वेव इक्वेशन से ही हम काम कर सकते हैं, स्पेशियल पार्ट ऑफ वेव इक्वेशन से काम कर सकते हैं। और तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 e टू दी पावर i k डॉट r, ये प्लेन वेव के केस में, और ये है सोर्स जहां पर है, सोर्स के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, और ये टर्म है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन r, and k is wave vector. This is electromagnetic wave of wave vector k, where k is 2 pi by lambda. This is wave vector. तो अगर स्फेरिकल वेव होगा तो इसको हम लोग E0 e टू दी पावर i k डॉट r डिवाइडेड बाई r, मॉड r मतलब डिवाइडेड बाई r, ऐसा इक्वेशन लेते हैं स्फेरिकल वेव के केस में, स्फेरिकल वेव के केस में। तो ये सारी बातें जब हम लोग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह के वेव इक्वेशंस को यूज किया करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये प्रिलिमिनरी है और इन बातों की जानकारी हमें है। नाउ लेट अस सी, मान लीजिए हमारे एक्सरे का जो सोर्स है, द सोर्स ऑफ एक्सरे इज फार फार अवे। हमारा एक्सरे का ये कोई सैंपल है, कोई क्रिस्टल है जिस पर हम एक्सरे का कोई एक सोर्स है, यहां पर ये सोर्स ऑफ एक्सरे है, सोर्स ऑफ एक्सरे है। तो ये पॉइंट सोर्स अगर होगा तो जाहिर सी बात है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकालेगा। ये कोई एक पॉइंट ओ ले लेते हैं इस सैंपल के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, और क्रिस्टल के अंदर के दूसरे सारे पॉइंट्स का पोजीशन उस रेफरेंस पॉइंट ओ के रिलेटिव बता सकते हैं कि अपने क्रिस्टल लैटिस, अपने सैंपल के अंदर हमने कोई एक रेफरेंस पॉइंट ओ ले लिया और इस पॉइंट के रिलेटिव इसके दूसरे सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को हम लोग बता सकते हैं। और मान लीजिए पॉइंट ओ का पोजीशन वेक्टर जो है, पॉइंट ओ का जो पोजीशन वेक्टर है एस के रिलेटिव ये है आर, वेक्टर आर, और कोई एक पॉइंट है P, देयर इज ए पॉइंट P एट ए पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल r relative to point O inside that sample, inside that crystal। इस पॉइंट O के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R पर कोई एक पॉइंट है उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर P। यहाँ पर कोई लैटिस पॉइंट है और यहाँ पर कोई बेसिस अटैच्ड है, कोई स्कैटरर प्रेजेंट है, कोई एटम प्रेजेंट है वहाँ पर। तो उस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से देख सकते हैं। इस एक्सरे सोर्स के रिलेटिव इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R प्लस R। और जाहिर सी बात है जब ये पॉइंट सोर्स है तो एक ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकालेगा। लेकिन हम लोग ये अगर एज्यूम करें कि दिस सोर्स इज फार फार अवे फ्रॉम द सैंपल, तो पॉइंट P पर पहुंचने के पहले हमें एक प्लेन वेव मिलेगा। सो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which have been emanated from point S are reaching point P of the crystal lattice। तो अगर सोर्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सोर्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग E0 बोले, E0, तो पॉइंट P पर अगर प्लेन वेव के रूप में वो पहुंच रहा है तो पॉइंट P पर जिसका पोजीशन वेक्टर है इसके रिलेटिव R प्लस R, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो होगा उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने यहां पर बताया था, उसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P कैन बी रिटेन एज, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट कैन बी रिटेन एज E0। E0 है सोर्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड e टू दी पावर I k डॉट R प्लस R, ऐसा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का
एम्पलीट्यूड इस वाले पोजीशन पर इतना होगा अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ई नॉट है तब। और ये के है प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर जो कहिए, जिसको कि आप 2 पाई बाई लैम्डा बोलते हैं। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी, नॉट ओनली हियर, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिंपली विजिबल लाइट, कोई भी लाइट किसी मटेरियल पर इंसिडेंट होता है, इस वाले मटेरियल पर कोई लाइट इंसिडेंट आकर के हुआ, तो कोई भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट इंसिडेंट हुआ मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हुए। और ये बना हुआ है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स के कारण से हर एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑसिलेटिंग फील्ड है, थोड़ी देर के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल लेगा, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऑसिलेटिंग फील्ड है, इसलिए जहां जिस मटेरियल पर वो इंसिडेंट होता है उस मटेरियल के हर एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो ऑसिलेट करवाना शुरू कर देता है, और वो एक हर एटम अपने आप में एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हो जाता है, और वो एक नया रेडिएशन फिर एमिट करता है। ऑसिलेटिंग डाइपोल एक नया रेडिएशन एमिट करता है। कहने का मतलब कि किसी भी स्कैटरिंग में ऐसा ही होता है, जो यहां भी होगा, कि जो रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहले वो एटम्स या स्कैटरर, आप उसको जो भी कहें, वो उसको पहले एब्जॉर्ब करेगा, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऑसिलेटिंग डाइपोल के तरह का चीज हो जाता है, फिजिकल एंटिटी हो जाती है, और वो फिर एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। और हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब किया और फिर वो री रेडिएट किया, तो वो जो री रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेवलेंथ वही हो जितने वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हुआ था, जितने वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हुआ था, ये जरूरी नहीं है। इट मे रेडिएट ए वेव हैविंग डिफरेंट वेव वेक्टर, हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो मान लीजिए कि पॉइंट P पर जो हमारा स्कैटरर है, वो जो प्लेन वेव यहां पर इंसिडेंट हुआ इसको एब्जॉर्ब करेगा, और ये यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकालेगा। और सपोज कीजिए कोई एक दूसरा पॉइंट है कहीं पर, हम स्क्रीन या हमारा डिटेक्टर अभी यहां पर है, हमारा डिटेक्टर अभी यहां पर है, तो इस डिटेक्टर इज एट पोजीशन आर डैस्ट, एट पोजीशन आर डैस्ट रिलेटिव टू पॉइंट O। तो पॉइंट P के रिलेटिव इस डिटेक्टर का पोजीशन क्या हो जाएगा, पॉइंट P के रिलेटिव, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा आर डैस्ट माइनस आर। तो अब यहां पर जो पॉइंट P पर जो स्कैटरर प्रेजेंट है, पॉइंट P पर वाले स्कैटरर से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, पॉइंट P पर वाला स्कैटरर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, मान लेते हैं कि इस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स से चल करके इंसिडेंट हुआ था, जो रीच किया था पॉइंट P पर, उसका वेव वेक्टर था K। मान लेते हैं ये K डैस्ट वेव वेक्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है जो यहां पर पहुंचता है, और यहां पर जो पहुंचने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा पॉइंट P से निकलने के बाद, उसका एम्पलीट्यूड दो बातों पर डिपेंड करेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए इस पॉइंट का नाम भी देते हैं, एट पॉइंट बी, ये एक तो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये एक प्रोपोर्शनल होगा यहां का एम्पलीट्यूड कितना है उसके। देखिए यहां पर कितना एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का, वो यहां वाले एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, सोर्स के एम्पलीट्यूड पर। और इसके लिए सोर्स अब ये है, यहां से निकलने वाला वेव यहां पहुंच रहा है, तो एक तो डिपेंड करेगा यहां जो एम्पलीट्यूड है ईपी उस पर। तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचा है उसके कारण से पॉइंट पी पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है ईपी उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो पॉइंट पी के पास पर यूनिट वॉल्यूम में, पॉइंट पी के बिल्कुल आसपास इतना छोटा वॉल्यूम कंसीडर करें जिसका लिमिट 0 को टेंड करे, मतलब एकदम पॉइंट के तरह का स्ट्रक्चर है। तो पॉइंट पी के आसपास पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ स्कैटरर्स कितने हैं, और अगर एकदम से पॉइंट पी के आसपास के पॉइंट्स को ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम टेंड्स टू 0 है, तो सारे के सारे स्कैटरर सेम फेज में माने जा सकते हैं, और हर स्कैटरर पॉइंट पी पर के स्कैटरर के तरह ही इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर री रेडिएट करेगा। तो जितना ज़्यादा स्कैटरर्स होगा सेम फेज में, उतने ज़्यादा स्कैटरर्स से एमिट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉइंट बी पर पहुंचेंगे। तो कुल मिला जुला करके पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक तो डिपेंड करेगा पॉइंट पी पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड पर, और दूसरा डिपेंड करेगा पॉइंट पी के आसपास, आप ये कहें एट पॉइंट पी डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स क्या है, डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स एट पॉइंट पी का मतलब इस क्रिस्टल के अंदर के सारे पॉइंट को इस रेफरेंस पॉइंट ओ के रिलेटिव अगर बतावे तो ओ के रिलेटिव पोजीशन आर पर वाले पोजीशन पर कितने ज़्यादा स्कैटरर्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक तरह से आप लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो होगा वो होगा ईपी। तो ईपी का मतलब E0 e⁻ k डॉट r प्लस r और इंटू रो r, ये तो हो गया ईपी, ये हो गया ईपी और ये हो गया रो r। और हम लोग ये मान रहे हैं कि ये पॉइंट हमारे क्रिस्टल से बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट से ही पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं e⁻i k डैस्ट। मैंने कहा ना कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है इस वाले स्कैटरर से, वो वेव वेक्टर k डैस्ट का वेव है। तो k डैस्ट डॉट और इसके रिलेटिव इसका पोजीशन क्या है, r डैस्ट माइनस r, ऐसा है। और स्फेरिकल वेव है तो होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r डैस्ट माइनस r। और अगर ये छोटा सा सैंपल है हमारा तो इस r डैस्ट की तुलना में दिस r विल बी मच स्मॉलर, तो r डैस्ट विल बी मच ग्रेटर एज कंपेयर टू r। तो डिनोमिनेटर में जो हमारा r डैस्ट माइनस r का मॉड है उसको लगभग हम लोग मॉड ऑफ r डैस्ट लिख सकते हैं, मतलब वो r डैस्ट लिखा जा सकता है। तो हम लोग
amplitude of oscillation of electric field at point B due to the electromagnetic wave reaching point B after being emanated by the scatterers around P, by the scatterers around P, तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा E0 बाई आर डैस्ट। इसके साथ हम लोग इसको आर डैस्ट ले लेते हैं और इनटू रो टाइम्स आर। व्हाट इज दिस रो आर? रो आर इज डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स, डेंसिटी ऑफ scatterers, that is number of scatterers in per unit volume of crystal at point P, at point P, ऐसा है। और ये हो जाएगा e टू दी पावर k डॉट r प्लस r इंटू e टू दी पावर i k डैस्ट डॉट r डैस्ट माइनस r, r डैस्ट माइनस r, ऐसा। और इसको अगर थोड़ा सा हम लोग और रीअरेंज कर दें, सो व्हाट वी मे राइट इज EB विल बी E0 बाई आर डैस्ट रो r e टू दी पावर i k डॉट r प्लस k डैस्ट डॉट r डैस्ट इंटू e टू दी पावर i k माइनस k डैस्ट, k माइनस k डैस्ट डॉट r। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर का जो इंटेंसिटी होगा, यहां पर इंटेंसिटी जो होगी इसके वजह से, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? इंटेंसिटी एट पॉइंट बी प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इतना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पर होगा, सिर्फ P या P के आसपास के जो स्कैटरर्स हैं उनसे चल करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचेगा और यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा उसकी वजह से। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे स्कैटरर्स इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर में फैले हुए होंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह पर होगा। और हर स्कैटरर के पास इस एक्सरे सोर्स से चलने वाला एक्सरे पहुंचा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचा होगा, फिर वो सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स बना होगा, वो पहले उसको एब्जॉर्ब किया होगा, फिर रीरेडिएट किया होगा, और वहां से चल करके भी पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचे होंगे। तो सब के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट बी, वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा हर इंडिविजुअल स्कैटरर के कारण जितना जितना एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के बराबर, उसके वजह से इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। और उन सब का अगर हम लोग रिजल्टेंट ले लें और ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ EB स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इंटीग्रल ऑफ EB स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखेंगे, EB
जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा एट पॉइंट बी, और DQR क्यों? ये पर यूनिट वॉल्यूम में इतने स्कैटरर्स हैं, तो इतने वॉल्यूम में इतने स्कैटरर होंगे, और वैसे ही छोटे छोटे वॉल्यूम को मिला करके पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बना होगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो ऑल स्कैटरर्स मिल जाएंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर इंटायर वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, तो ये मिल गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और इसके स्क्वायर का, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो इस क्रिस्टल के, इस सैंपल के डिफरेंट पॉइंट्स पर जो एक्सरे इंसिडेंट हो रहे होंगे, और उन डिफरेंट पॉइंट्स से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगे, स्कैटर करेंगे, उसको पहले एब्जॉर्ब करके और फिर जो वेव वो निकालेगा, और वो सब जो बी पर पहुंचेगा, तो उन सारे के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में पॉइंट बी पर जो रिजल्टेंट एक्सरे की इंटेंसिटी मिलेगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, और एम्पलीट्यूड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं, और इसको अब हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो IB जो होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट बी विल बी प्रोपोर्शनल टू EB का जब स्क्वायर करेंगे, तो ये जो गिवन पॉइंट है जहां पर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, वो पॉइंट O ऑफ द क्रिस्टल के रिलेटिव उसका पोजीशन तो फिक्स्ड रहेगा, तो ये भी गिवन पॉइंट के लिए ये भी कांस्टेंट, और ये तो सोर्स के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, तो ये भी फिक्स्ड। तो जब स्क्वायर करेंगे, इस पूरे चीज का स्क्वायर करेंगे, तो E0 स्क्वेयर बाई R डैश स्क्वेयर ये बाहर चला आएगा, और मॉड लेंगे किसका, तो मॉड लेंगे रो टाइम्स R, और देखिए ये पूरा चीज कांस्टेंट है, दिस में भी वेरिएबल। अब आपका लैटिस कैसा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके मुताबिक पॉइंट O के रिलेटिव हर पोजीशन वेक्टर R पर जो पॉइंट होगा उसके अराउंड नंबर डेंसिटी सेम हो, ये जरूरी नहीं है। सो दिस विल बी वेरिएबल, लेकिन ये K वेक्टर, K डैश वेक्टर, R वेक्टर, R डैश, ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट है। तो इस पूरे कांस्टेंट को अगर हम लोग कांस्टेंट को एब्जॉर्ब कर लें प्रोपोर्शनलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, अगर इक्वल टू में बदलेंगे तो प्रोपोर्शनल टू को अगर इक्वल टू में बदलेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट के साथ अगर इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हम लोग एब्जॉर्ब कर लें तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, अब ये बच गया आपका। अब इसमें देखिए ये तो कांस्टेंट्स हैं, बट R विल वेरी, R इज वेरिएबल। अलग अलग पोजीशंस पर जो लैटिस पॉइंट्स होंगे उसका R O के रिलेटिव अलग अलग होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर I, और K माइनस K डैश को कैपिटल K ऐसा कुछ लिख देते हैं, कैपिटल K डॉट R, और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे के इंटीग्रल का स्क्वायर, एंड इंटीग्रेटेड ओवर इंटायर वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, ऐसा हो जाएगा। वेयर ये जो कैपिटल के हम लोगों ने लिखा है वो K माइनस K डैश को लिख दिया है, दिस कैपिटल K इज K माइनस K डैश, और DQR छूट गया, DQR।
वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये कैपिटल के जो है वो स्कैटरिंग वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेव का स्कैटरिंग वेक्टर है, इसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग वेक्टर, जो k माइनस के डैश के बराबर है। और ये जो चीज है देखिए, हम लोग ब्रेवे लैटिसेस के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें कर रहे हैं, और ब्रेवे लैटिस में हम लोगों ने कहा था कि हर पॉइंट के चारों तरफ का इन्वायरमेंट, लैटिस के हर पॉइंट के, कहीं से कोई भी पॉइंट ले लीजिए ब्रेवे लैटिस के अंदर, उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट एक जैसा होगा, और एक ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइंड होगी, जिस ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू हम लोग लैटिस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो एक पॉइंट के चारों ओर जैसा इन्वायरमेंट है, एक पेरियोडिसिटी होगी कि हर उतने पीरियड पर जो पॉइंट मिलेगा उसके चारों ओर का इन्वायरमेंट भी वैसा ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि ब्रेवे लैटिस इन ए सेंस इज ए पेरियोडिक लैटिस। और हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, फूरियर थ्योरम, आपको याद होगा। फूरियर थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी पेरियोडिक फंक्शन है, कोई भी फाइनाइट पेरियोडिक फंक्शन है, तो किसी भी फाइनाइट पेरियोडिक फंक्शन को हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शंस के समेशन के रूप में लिख सकते हैं। साइन और कोसाइन फंक्शंस के समेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर समेशन की जगह पर इंटीग्रेशन है, बिकॉज दिस इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो यहां पर समेशन होता। और ये देखिए साइन कोसाइन फंक्शन का ही समेशन है। कैसे? तो e टू दी पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और k के ऊपर में अगर समेशन हम लोग करें तो अलग अलग k के लिए ये क्या हो जाएगा, कॉस k डॉट आर प्लस आई साइन k डॉट आर। और k वेरीज फ्रॉम ए सर्टेन गिवन वैल्यू टू सम अनदर वैल्यू। तो बहुत सारे कॉस और साइन, कोसाइन और साइन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया ये फंक्शन है। और अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन की जगह पर इंटीग्रेशन आ गया। तो ये एक तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म इसको बोलते हैं। दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो आर। दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो आर। मतलब कि एक्सरे के स्कैटरिंग की वजह से किसी पॉइंट पर लैटिस के बाहर के, उस क्रिस्टल के बाहर के किसी पॉइंट पर जो स्कैटर्ड वेव्स के इंटरफेरेंस के कारण हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है, उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो आर के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल एट डिफरेंट R, at different positions R relative to a certain given position O of the crystal, उसके रूप में लिख सकते हैं। सो ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है, इंटीग्रल रो आर ई आई के डॉट आर डी क्यू आर, दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो आर ऑफ द क्रिस्टल। ये वाला जो चीज है, हियर इंटीग्रल रो आर ई टू दी पावर आई, ये बड़ा वाला जो के लिए है, के डॉट आर डी क्यू आर इंटीग्रेटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। ये क्या है? ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो आर। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
रो आर ऑफ क्रिस्टल है ये। मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज रिलेटेड टू द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो आर ऑफ क्रिस्टल। यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि क्लियरली इंटेंसिटी at point B is related to the Fourier transform of rho r of crystal। इंटेंसिटी एट पॉइंट बी जो है इट इज रिलेटेड टू द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो आर ऑफ क्रिस्टल है। ओके, अब हम लोग एक वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ पॉइंट्स या वन डायमेंशनल क्रिस्टल की बात करते हैं। इसको भी हम लोग इरेज करके थोड़ी सी जगह बना लें यहां पर। लेट अस कंसीडर अ वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ पॉइंट्स। लेट अस कंसीडर अ वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ पॉइंट्स और वन डायमेंशनल क्रिस्टल। सहूलियत के लिए हम लोग पहले वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ पॉइंट्स, वन डायमेंशनल लैटिस या वन डायमेंशनल क्रिस्टल के कॉन्टेक्स्ट में बातों को समझते हैं, और फिर हम लोग थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए उसको रिजल्ट को जेनरलाइज करेंगे। तो वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ पॉइंट्स जो है, मान लीजिए ऐसा कोई लैटिस है वन डायमेंशनल और ये ब्रेवे लैटिस हो, ये हमारा वन डायमेंशनल लैटिस ब्रेवे लैटिस के कंडीशंस को, ब्रेवे लैटिस होने के कंडीशन को सैटिस्फाई करे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हर पॉइंट के रिलेटिव दूसरे सारे पॉइंट का अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन एक जैसा होना चाहिए। हर पॉइंट के अराउंड दूसरे पॉइंट का अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, हर पॉइंट के अराउंड इन्वायरमेंट एक जैसा होना चाहिए। ये ब्रेवे लैटिस होने का कंडीशन है। और मान लीजिए कि हर दो पॉइंट ए डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो यहां पर ए क्या हो गया? ए हो गया लैटिस कांस्टेंट। ए को हम लोग कहते हैं लैटिस कांस्टेंट। और यहां पर हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? n टाइम्स ए। आप n को बारी बारी से 1 2 3 अगर लेते चले जाए, n को 1 लेंगे तो a यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, n को 2 लेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, n को 3 लेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमने कहा था ना कि किसी भी लैटिस को ब्रेवे लैटिस होने के लिए कंडीशन क्या है? एक ट्रांसलेशन, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइंड होना चाहिए। एक ऐसा लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर जो पूरे लैटिस को जनरेट कर सके। मतलब उस ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू लैटिस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा जा सके। मान लीजिए लैटिस का कोई एक पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्स पर, कोई एक ओरिजिन है, उसके रिलेटिव इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू एक्स।
वन डायमेंशनल लैटिस है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हम इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए 4a का है, 4a का है। तो एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक हम लोग x इज इक्वल टू NA वेयर n इज 4 के ट्रांसलेशन ऑपरेशन से पहुंच सकते हैं। अब जरा देखिए यहां पर हमारा इन वन डायमेंशन ट्रांसलेशन वेक्टर इज n, यहां पर ट्रांसलेशन वेक्टर हमारा है n, ट्रांसलेशन वेक्टर NA इज NA। आप डायरेक्शन यहां फिक्स्ड है, अगर डायरेक्शन की भी बात करेंगे तो n टाइम्स a वेक्टर ले सकते हैं, बट वन डायमेंशनल लैटिस है इसलिए उसको स्केलर फॉर्म में आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर इसको ब्रेवे लैटिस होने के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। ब्रेवे लैटिस होने का कंडीशन है कि किसी एक लैटिस पॉइंट के अराउंड जैसा इन्वायरमेंट है, मतलब किसी एक लैटिस पॉइंट के आसपास डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स जितना है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने स्कैटरर्स हैं, हर लैटिस पॉइंट के आसपास डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स वैसे ही होने चाहिए, या एक सर्टेन कोई पैटर्न अगर रिपीट हो रही है तो जितने जितने इंटरवल पर वो पैटर्न रिपीट हो रही है, हर उतने इंटरवल पर, हर उस पेरियोडिसिटी पर सेम डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स हमें मिलना चाहिए। मतलब डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स जितना x पर होगा उतना ही डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स x प्लस NA पर होना चाहिए। ये ब्रेवे लैटिस के लिए एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस is called condition of translational invariance, condition of translational invariance इसको बोलते हैं। तो हर ब्रेवे लैटिस को ये ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस का कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम लोग आज अपने लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इस ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस का जो कंडीशन है वन डायमेंशनल लैटिस के केस में, इससे हमें क्या मिलने वाला है, और इसको फिर थ्री डायमेंशनल लैटिस में, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल में कैसे जनरलाइज करेंगे, और उसी जनरलाइजेशन से किस तरह से रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट आता है, इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।